हेलो फ्रेंड्स, एवन ग्लोबल क्लासेस में आप सभी का स्वागत। आज मैं फिर से बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट एक लेकर आया दोस्तों। इसमें हम लोग सब प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अगर हमारे यूट्यूब चैनल का आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है कि संविधान सभा में संसदीय प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में अधिक तरजीह या अहमियत दी गई क्योंकि। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी, क्योंकि इसके संचालन का कुछ अनुभव था और सुस्थापित संस्थाओं को जारी रखने के से अनेक लाभ थे। संभवतः उन्हें ऐसी नियतकालीन कार्यपालिका पसंद थी जिसे हटाया ना जा सके। और तीसरा कि बहुवादी समाज तथा विविधताओं से भरपूर देश के सभी के हितों के लिए अनुकूल थी। अगला सवाल है कि पाटलिपुत्रा को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उदयनी ने पाटलिपुत्रा को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। उदयनी जो है ये हर्यक वंश का शासक था। हर्यक वंश की स्थापना जो है वो बिंबिसार के द्वारा किया गया था। बिंबिसार के द्वारा किया गया था। हर्यक वंश को पृथहंता वंश भी कहा जाता है। हर्यक वंश को पृथहंता वंश हर्यक वंश को कहा जाता है। हर्यक वंश का अंतिम शासक जो पूछा जाए तो हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक को कहा जाता है। हर्यक वंश के बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। हर्यक वंश के बाद किस वंश की स्थापना हुई तो मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया था। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि नालंदा महाविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था। अगला सवाल है कि मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मुख्यमंत्री जो है वो राज्य की सुरक्षा के प्रति जिम्मेदार नहीं होता है। ये किस अनुच्छेद के तहत नहीं होता। अनुच्छेद 355 के आधार पर राज्य की सुरक्षा के लिए संघ सरकार जो होता है ये उत्तरदायी होता है। संघ सरकार उत्तरदायी होता है राज्य की सुरक्षा के लिए। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुच्छेद 355 के अंतर्गत। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूचना का अधिकार। तो सूचना का अधिकार जो है भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को प्रदान नहीं किया गया है। यह जो सूचना का अधिकार जो है ये संसदीय अधिनियम के द्वारा अक्टूबर 2005 ईस्वी में सूचना का अधिकार को लागू किया गया है। तो सूचना का अधिकार किसके द्वारा पारित हुआ है तो सूचना का अधिकार जो है दोस्तों यह संसदीय अधिनियम के द्वारा 2005 में पारित हुआ था। सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है तो सूचना का अधिकार जो है एक मौलिक अधिकार है और यह मौलिक अधिकार जो है ये संविधान के भाग 3 में वर्णित है। मौलिक अधिकार का वर्णन किस भाग में है तो भाग 3 में है। अनुच्छेद पूछा जाए मौलिक अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है तो 12 से लेकर के 35 अनुच्छेद तक मौलिक अधिकार का वर्णन है। अगला सवाल है कि भारत में पहले
कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किस गांव को विकसित किया जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भिवंडी तालुका, महाराष्ट्र को। इससे पहले जो है उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन जो है कम करना है और स्वच्छ हरित पर्यावरण के लिए अस्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देना है। अब भारत जो है 2070 तक शून्य कार्बन शून्य कार्बन शून्य कार्बन उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है कि 2070 तक भारत जो है कार्बन का उत्पादन जो है वो शून्य कर देगा। अगला सवाल है कि भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागालैंड में। नागालैंड में जो है झूम कृषि जो है वो अत्यधिक किया जाता है। झूम कृषि किसे कहते हैं दोस्तों? तो झूम कृषि में क्या होता है कि एक स्थान पे कृषि किया जाता है, खेती किया जाता है। एक स्थान पे 2 से 3 साल किया, या 2 से 3 साल करने के बाद उस स्थान को छोड़ देगा, फिर दूसरे जगह जंगल झाड़ साफ करेगा, फिर वहाँ पे खेती करेगा, उगाएगा, फिर वहाँ भी छोड़ेगा, फिर तीसरे जगह चले जाएगा। तो इस तरह की कृषि को जो है दोस्तों झूम कृषि कहा जाता है। और इस तरह की कृषि खास करके पतझड़ी जंगलों में या जंगली क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा ये कृषि किया जाता है, झूम कृषि। झूम कृषि नागालैंड में भी किया जाता है, असम में भी किया जाता है। और अब असम नहीं है, जो असम ऑप्शन होता है तो असम में भी झूम कृषि अत्यधिक किया जाता है। अगला सवाल है कि बिहार सरकार ने किस वर्ष सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रदान किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो बिहार सरकार ने किस वर्ष सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण प्रदान किया था? तो 2016 से महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 35% का आरक्षण का प्रावधान है। वही बिहार जो है भारत का प्रथम राज्य है जहाँ पंचायती राज और नगर पालिका में 50% महिलाओं का आरक्षण दिया गया है। मतलब महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए कि प्रतिनिधित्व में महिलाओं की संख्या आगे आए, महिलाएं बढ़ चढ़ के भाग ले, इसीलिए 50% पंचायती राज और नगर पालिका में महिलाओं का आरक्षण कर दिया गया है कि 50% रहेगा। बिहार सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए ठोस नीति कब अपनाई थी? तो महिला सशक्तिकरण के लिए पूछा बात किया जाए, महिला सशक्तिकरण की बात किया जाए, सशक्तिकरण के लिए कब ठोस कदम उठाया गया था? तो 2015 ईस्वी में महिला के सशक्तिकरण के लिए बिहार सरकार ने ठोस कदम उठाया था। और जो पूछा जाए कि बिहार में प्रथम जेंडर बजट कब लागू किया गया था? जेंडर बजट मतलब जेंडर बजट, महिला पुरुष के लिए बजट जो है जेंडर बजट, ये कब लागू किया गया था? तो 2008-9 में बिहार सरकार ने प्रथम बार जेंडर बजट को लागू किया था। भारत में सर्वाधिक पुलिस में महिलाओं का अनुपात जो है वो बिहार राज्य में अत्यधिक है। महिलाओं पुलिस की संख्या सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ है? तो बिहार राज्य में अत्यधिक है। अगला सवाल है कि बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कौन सा है? तो बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान जो है और राजेंद्र सम्मान है। अगला सवाल है कि शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षा और संस्कृति जो है यह महात्मा गांधी की रचना है। अगला सवाल है कि अति सुधो स्नेह मार्ग है जहाँ नेकु सनाय स्यानप बाक नहीं, उपरोक्त पंक्ति किनकी उक्ति है? ये पंक्ति जो है किनके द्वारा लिखा गया है कि अति सुधो स्नेह मार्ग है जहाँ नेकु सनायप वाक नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, धनानंद का यह पंक्ति है। अगला सवाल है कि विष के दांत किनकी रचना है? तो विष की दांत जो है ये नलिन विमोचन शर्मा की रचना है। तो नलिन विमोचन शर्मा की रचना जो है विष की दांत है। अगला सवाल है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो धूल कक्कड़ जो है वो किस तरह से लिखा जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धूल कक्कड़ जो है इस तरह से लिखा जाएगा। वो सही वर्तनी चुनना है। धूल कक्कड़ कैसे लिखा जाएगा? तो ये गलत है, ये गलत है और ये गलत है। तो धूल कक्कड़ किस तरह से लिखा जाएगा? तो इस तरह से लिखा जाएगा।
अगला सवाल है कि सरला में फल खाया खाया जाता है। अगला सवाल है कि सरला में फल खाया जाता है का कर्तव्य होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरला फल खाती है। सरला फल खाया जाता है, यह गलत है। सरला द्वारा यह सरला फल खाती है। सरला से फल नहीं हो सकता कि सरला से फल खाया जाता है। सरला से कोई फल थोड़ी थोड़ी ना खाता है। सरला किसी का नाम है, तो सरला जो है वो फल खाती है। सरला एक लड़की हो या महिला हो, तो सरला फल खाती है। अगला सवाल है कि एक पूर्णतः प्रत्यास्था टक्कर में क्या होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संवेग एवं ऊर्जा गति दोनों संरक्षित होता है एक प्रत्यास्थ टक्कर में। जब दो वस्तुओं को प्रत्यास्थ टक्कर दिया जाता है तो उसमें क्या होगा, संवेग और ऊर्जा दोनों संरक्षित रहता है। अगला सवाल यह है कि जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाई जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। अगला सवाल है कि व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग में लाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। अवतल दर्पण का जो है धसा आकार कैसा होता है, धसा हुआ भाग परावर्तक सतह होता है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी जो है वो क्या होता है, अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, तो ऋणात्मक होता है अवतल दर्पण का फोकस दूरी। अगला सवाल है कि ठोस में चल सकने वाली तरंगें कौन सी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठोस में चलने वाली तरंगें अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों तरंगें जो है वो ठोस में गमन करती है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किससे होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए उसी पथ पर सीधे निकल जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश केंद्र की। अगला सवाल है कि एक लेंस में आवर्धन का मान 1 से कम होता है, वह लेंस कहलाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल लेंस कहलाता है। अगला सवाल है कि वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल दर्पण जो है वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अगला सवाल है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक जो है वो वेबर होता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अधर में लटकना। E0 का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फैडर प्रति मीटर। अगला सवाल है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है। यदि आयत की परिमाप 112 सेंटीमीटर हो तो उसकी लंबाई कितनी होगी। यहाँ पे दोस्तों अगला सवाल है कि कपास की पैदावार में अच्छी कौन सी मिट्टी होती है। तो कपास के पैदावार के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है दोस्तों, तो काली मिट्टी जो है कपास के पैदावार के लिए अच्छी मिट्टी मानी जाती है। काली मिट्टी का और किस नाम से जानते हैं, तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। कौन सी मिट्टी कहा जाता है, तो रेगुर मिट्टी भी काली मिट्टी को कहा जाता है। काली मिट्टी में जलाधरण की क्षमता जो होती है वो अधिक होती है। काली मिट्टी में जलाधरण की क्षमता क्या होती है, तो अत्यधिक होती है। काली मिट्टी में नमी अधिक रहने के कारण कपास के रेशे बहुत अधिक बेहतर बनता है। काली मिट्टी में जो है वो नमी है और अत्यधिक समय तक रहता है।
काली मिट्टी जो है बेसाल्ट चट्टानों से टूटकर बनी हुई है। काली मिट्टी किस किस से बनी है? तो बेसाल्ट चट्टानों से बनी है। काली मिट्टी में आयरन, काली मिट्टी में सबसे ज्यादा कौन कौन से तत्व पाया जाता है? तो आयरन, चूना, एलुमिना 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 मैग्नीशियम, आयरन, चूना, एल्यूमिना और मैग्नीशियम बहुलता में काली मिट्टी में पाई जाती है। भारत में सबसे बड़ा उद्योग जो है सूती वस्त्र का है। क्यों है? तो भाई पश्चिमी भारत जो है, खासकर गुजरात महाराष्ट्र की एरिया जो है, यहाँ पे कपास की खेती बहुत अत्यधिक होता है, क्योंकि काली मिट्टी भारत के पश्चिमी इलाके में, बात किया जाए तो पश्चिमी इलाके में, ये इलाके में जो है अत्यधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी सबसे अत्यधिक पाई जाती है। अगला सवाल है कि बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक राज्य में बांदीपुर अभयारण्य स्थित है। अगला सवाल है कि समुद्र की गहराई किसके द्वारा मालूम की जा सकती है? समुद्र की गहराई जो है वो सोनार के द्वारा पता किया जाता है। अगला सवाल है कि भारत में निजी क्षेत्र में एक बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दालोद महाराष्ट्र में सबसे बड़ा निजी क्षेत्र में एक बड़ी विद्युत परियोजना स्थित है। दालोद जो है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला सवाल है, पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। अगला सवाल है कि वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पराबैंगनी किरणों से करती है। अगला सवाल है कि शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? तो शुष्क सेल का एनोड जो है वो ग्रेफाइट या कार्बन का बना होता है। अगला सवाल है कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार जो है वो एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है कि मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो मानव का सामान्य रक्तदाब जो है 120 से 80 mm ऑफ Hg होता है। अगला सवाल है कि उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम का होता है। सबसे अधिक उपास्थि और हड्डी में जो है वो कैल्शियम पाया जाता है, उसके बाद फॉस्फेट होता है। अगला सवाल है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम एक निलंबन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जो है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निलंबन है। अगला सवाल है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम जो है वो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्राइड है। इसका जो पूछा जाए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaSO4H2O होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जो है वो मूर्ति बनाने में, शल्य चिकित्सा में, की पट्टी में जैसे हाथ पैर टूट जाता है उसको बैंडेज जो किया जाता है जिस प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है, छत एवं दीवारों पर चिपकाने के लिए किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किससे किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण जो था जिप्सम के द्वारा होता है। अगला सवाल है कि स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है? तो स्टेनलेस स्टील जो है किसकी एक मिश्र धातु है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोहा, क्रोमियम और कार्बन का मिश्रण होता है। अगला सवाल है कि कांच को नीले रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है?
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोबाल्ट ऑक्साइड जो है कांच को नीला रंग प्रदान करता है। अगला सवाल है कि रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन के जो है रक्त स्कंदन में क्रियाशील होता है। अगला सवाल है कि किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैरोटीन के कारण गाय का दूध का रंग जो है वो पीला होता है। अगला सवाल है कि एंजाइम मूल रूप से क्या है। तो एंजाइम जो है मूल रूप से प्रोटीन है। हमारे शरीर के ग्रंथि रस जो है स्रावित करता है जो एंजाइम कहलाता है। हमारे शरीर के ग्रंथि रस जो स्रावित करता है, उसे क्या कहते हैं, तो एंजाइम कहलाता है। और लार से जो है दोस्तों, लार से क्या क्या प्राप्त होता है, लार से क्या क्या निकलता है, कौन कौन सी क्या क्या निकलता है, तो लार से टाइलिन टाइलिन माल्टोज माल्टोज और एंजाइम निकलता है। तो इसीलिए दोस्तों हमारे भोजन का पाचन जो है वो मुख से प्रारंभ होता है, क्योंकि टाइलिन, माल्टोज और एंजाइम मुख से लार ग्रंथि से निकलता है। अगला सवाल है कि कान में कितनी हड्डियां होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कान में 6 हड्डियां होती है। अगला सवाल है कि पौधों में जाइलम ऊतक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है। तो जाइलम द्वारा जो दोस्तों जल या पानी का संवहन करता है। पानी और यहाँ पे खनिज लवण भी दे दिया दोस्तों। तो पानी और खनिज लवण दोनों का जाइलम द्वारा किया जाता है, फ्लोएम द्वारा भोजन का संवहन किया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि पानी और खनिज लवण दोनों दे दिया है, तो पानी के साथ साथ खनिज लवण भी ले जाने का काम कौन करता है, तो जाइलम करता है। और जब खनिज लवण नहीं रहता तो सिर्फ पानी रहता, तो ऑप्शन क्या लगाते हैं हम लोग, पानी लगाते। लेकिन पानी और खनिज लवण दोनों दे दिया गया है, इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी सही होगा। अगला सवाल है कि प्याज में निम्नलिखित में से किस में खाद जमा होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सल्ग पत्र में खाद जमा होता है। अगला सवाल है कि लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। तो लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन जो है दोस्तों वो अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। अस्थि मज्जा कहाँ पाया जाता है, तो अस्थि मज्जा जिसको बोन मैरो भी कहा जाता है, यह हड्डियों के बीच अवस्थित रहता है। और अस्थि मज्जा से क्या लाल रुधिर कण यानी ब्लड आरबीसी का निर्माण होता है। अगला सवाल है उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। सूचना का अभाव, वस्तु की सीमित आपूर्ति और उपभोक्ता का अज्ञानता के कारण उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण होते हैं। अगला सवाल है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न लेने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वामी श्रद्धानंद द्वारा कहा गया आंदोलन चलाया गया था कि लगान नहीं देना है। अगला सवाल है कि किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने। अगला सवाल है कि 14 जुलाई 1942 ईस्वी को वर्धा में गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन का चर्चा की, तब उस समिति का अध्यक्ष कौन था। तो 14 जुलाई 1942 में कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अबुल कलाम आजाद थे। अगला सवाल है कि निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक द्वारा 5वीं मंजिल का निर्माण कराया गया था। कुतुब मीनार का नींव किसने रखा था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कुतुब मीनार का नींव रखा गया। इसको पूरा किसने क्या कराया था? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कराया गया था। अगला सवाल है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ख्वाजा अबू यूसुफ के शिष्य थे। अगला सवाल है कि एल्बम डिवाइन डाइटस के लिए ग्रैमी अवार्ड 2023 किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रिकी केज ने जीता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से ओम्बुड्समैन की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वीडन से मानी जाती है। अगला सवाल है कि वाल्कन प्लान किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वाल्कन प्लान जो है वो भारत विभाजन योजना से संबंधित है। अगला सवाल है कि महिलाओं की 68 किलोग्राम वर्ग में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी निशा दहिया ने जीता है। अगला सवाल है कि आपका बैंक आपके द्वार किस बैंक की टैगलाइन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का यह टैगलाइन है। अगला सवाल है कि किस वर्ष मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1854 ईस्वी में पहली बार भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी। ये मुंबई में सर्वप्रथम बार हुआ था, लेकिन जब पूछा जाए कि भारत में सर्वप्रथम बार कब हुआ था तो 1818 ईस्वी में 1818 ईस्वी में सर्वप्रथम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में सूती वस्त्र का कारखाना खोला गया था, जो कि असफल रहा था। कैसा रहा था? यह असफल रहा। सूती वस्त्र उद्योग को प्राचीनतम उद्योग भी कहा जाता है। सूती वस्त्र उद्योग को कौन सा उद्योग कहा जाता है? तो प्राचीनतम उद्योग भी कहा जाता है। प्राचीनतम उद्योग भी कहा जाता है। भारत को जो कपास का जन्मभूमि भारत को कपास का जन्मभूमि भी कहा जाता है। भारत को और किस नाम से जानते हैं? तो भारत को कपास का जन्मभूमि भी कहा जाता है। अगला सवाल यह है कि चीन ने तिब्बत पर कब पूर्ण रूपेण कब्जा किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1959 ईस्वी में चीन ने तिब्बत पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया था। अगला सवाल है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से किस देश से ग्रहण किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी स्पेन से किया गया था। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान ने किस देश से ग्रहण किया था? तो दोस्तों यहाँ पे पूछा जाए, थोड़ा सा समझने वाली ये बात है कि कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान ने किस देश से ग्रहण किया था? तो स्पेन से ग्रहण किया था। और पूछा जाए कि भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व भारत ने लिया, और आयरलैंड ने किस देश के संविधान से लिया? तो स्पेन के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लिया है। अगला सवाल है कि निम्न में से किसने प्रधानमंत्री को राज्य की नौका का कप्तान कहा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मुनरो को। अगला सवाल है भारत माता किस कवि की रचना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सुमित्रानंद पंत की रचना है। अगला सवाल है कि तल्लीन का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तत् जोड़ लीन जो है वो तल्लीन का संधि विच्छेद सही होगा।
अगला सवाल है, किसी की हंसी उड़ाना वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपहास करना। अगला सवाल है कि दिए गए वाक्य में किससे संबंधित अशुद्धियां है? तो मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा, तो इसमें कौन सी अशुद्धियां हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संज्ञा। इसका सही क्या होगा सेंटेंस? मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा, रविवार के दिन तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। इसका सही क्या हो जाएगा? मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा, यह सही सेंटेंस हो जाएगा। अगला सवाल ये है कि भारत में विश्व के कितने प्रतिशत आबादी निवास करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 17.5% आबादी निवास करती है। अगला सवाल है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध जो है ये किस संगठन से था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बोनेरी संगठन से संबंधित था। अगला सवाल है कि गैरीबॉल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबॉल्डी जो है ये पेशे से नाविक था। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? तो भाला फेंक से संबंधित है। अगला सवाल है कि 16वां आईपीएल संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चेन्नई सुपर किंग ने जीता है। चेन्नई सुपर किंग ने ये कौन सी खिताब जीता? तो पांचवी बार ये खिताब जीतने में सफल रहा है। आईपीएल का 16वीं संस्करण, मतलब 16 संस्करण में 5 बार जो है वो चेन्नई ने जीता है। और पूछा जाए फाइनल मुकाबला किसके किसके बीच खेला गया? तो फाइनल मुकाबला जो सीएसके चेन्नई सुपर किंग और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया था। अगला सवाल कि निम्नलिखित में से किसने गांधीवादी योजना का विस्तार प्रस्तुत किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीमान नारायण अग्रवाल के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है कि समष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक उपभोक्ता का। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौता के अंतर्गत हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रेटन वुड्स समझौता के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी। अगला सवाल है कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी.आर. अम्बेडकर जो थे भारत स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम कानून मंत्री थे। अगला सवाल है कि लोकसभा में राज्यवार सीटों के आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत हो रहेगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2026 तक। अगला सवाल है कि निम्नलिखित धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सबसे पहले मैग्नीशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त स्कंदन के लिए अनिवार्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्शियम प्लस प्लस। अगला सवाल है कि नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया? तो नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा को मनरेगा नाम दिया गया। अगला सवाल है कि
जीवन का आधारभूत पदार्थ माना जाता है? जीवन का आधारभूत पदार्थ जो है वो किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीव द्रव्य को। अगला सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण में फोटोसिंथेसिस की दर सबसे अधिक होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अत्यधिक होती है।